हाय गाइड, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 14 अगस्त 2021। तो 14 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पर हमारे सभी दिन के करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाएं तथा लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 13 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस हर साल 13 अगस्त को बाएं हाथ के लोगों की विशिष्टता और भेदों का जश्न मनाने और मुख्य रूप से दाएं हाथ की दुनिया में बाएं हाथ के होने से फायदे और नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2019 के एक अध्ययन के अनुसार बाएं हाथ के लोगों के दाएं हाथ के समकक्षों की तुलना में बेहतर मौखिक कौशल होने की संभावना है। अब जान लेते हैं इस दिन के बारे में। यह दिन पहली बार 1976 में लेफ्ट हैंडर्स इंटरनेशनल इंक के संस्थापक डीन और कैंपबल द्वारा मनाया गया था। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेट डे हाल ही में कब मनाया गया है? तो यह भी कल ही के दिन यानी 13 अगस्त को मनाया गया है। विश्व अंगदान दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सभी को आगे आने और अपनी कीमती अंगों को दान करने का संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि एक अंगदाता 8 लोगों की जान बचा सकता है। अब जान लेते हैं अंगदान के बारे में। अंगदान दाता के मरने के बाद दाता के अंग जैसे हृदय यानी हार्ट, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स, पैनक्रियाज को पुनः प्राप्त कर रहा है और किसी अन्य व्यक्ति में प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांटिंग कर रहा है जिसे अंग की आवश्यकता है। यानी जिसे भी जरूरतमंद है वो जिनकी जान बच जा रही है, ऐसे तो आपको जान चली जा रही है फिर भी, क्योंकि आपको अंगदाता के मरने के बाद ही शायद 4 घंटा ऐसा समय होता है जिसके अंदर आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बंगस आवाम मेला का उद्घाटन कहां किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा जिले की बंगस घाटी में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए गांव के खेल, शानदार स्थानीय प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों की भव्य व्यवस्था के साथ बोंगस आवास मेले का उद्घाटन किया है। मेले का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल ने महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने अनगिनत अन्य लोगों को भी याद किया है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान एवं अपना बहुत ही महत्वपूर्ण अमूल्य योगदान दिया है। अब बात हुई है जम्मू कश्मीर के बारे में, तो हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। यह जम्मू कश्मीर मैप में जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू तथा श्रीनगर है। पहले यह राजधानी 2 जगह हुआ करती थी, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ का जो मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल है यहाँ बदल एक ही जगह राजधानी कर दी है। जम्मू में या फिर कश्मीर में कोई एक ही जगह होगा। ऐसे पहले 6-6 महीना अलग अलग हुआ करता था। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू है। 89 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं, 36 राज्यसभा सीटें हैं तथा यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जिसे सलीम अली नेशनल पार्क कहा जाता है, दच्चीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क तथा हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख के बढ़ जाने के कारण यह लद्दाख में चला गया है। यह एक राज्य नहीं बल्कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या 141 से घटकर कितना हो गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 136। हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें 141 पहले के रिपोर्ट में था कि अरबपतियों की संख्या भारत में है, लेकिन अब वर्तमान में यह संख्या घटकर 136 हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राज्यसभा में जारी एक बयान के अनुसार 2020-21 के
महामारी प्रभावित वित्तीय वर्ष में भारत में अरबपतियों की संख्या फाइनेंशियल ईयर 20 में 141 से घटकर फाइनेंशियल ईयर 21 में 136 हो गई है। गणना आयकर रिटर्न में घोषित सकल कुल आय पर आधारित है। वित्त वर्ष 2018-19 में 100 करोड़ रुपए से अधिक की सकल कुल वार्षिक आय वाले व्यक्तियों की 77 है। जान लेते हैं सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रत्यक्ष करों के तहत अरबपति शब्द की कोई विधायी या प्रशासनिक परिभाषा नहीं है। वेल्थ टैक्स को 1.14/2016 से समाप्त कर दिया गया है और इसीलिए सीबीडीटी एक व्यक्तिगत करदाता की पूरी संपत्ति के बारे में कोई और जानकारी नहीं लेता है। तो ये अभी ध्यान में रखिएगा कि अरबपतियों की संख्या भारत में 141 से घटकर फाइनेंशियल ईयर 21 में 136 हो गई है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स की शीर्ष 100 हवाई अड्डों में इस 100 हवाई अड्डों की सूची में कितने भारतीय हवाई अड्डों शामिल हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 4 हवाई अड्डे। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ अड्डों में जगह मिली है। दिल्ली हवाई अड्डे ने अपनी समग्र रैंकिंग में 5 स्थानों को सुधार कर लिया। 2020 में इसे 50वें स्थान पर रखा गया था। इसके साथ ही शीर्ष 50 की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा भी बन गया है। दोहा कतर में हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का नाम दिया गया है। सूची में अन्य भारतीय हवाई अड्डे भी हैं, जैसे कि हैदराबाद 64वें स्थान पर 2020 में 71वें स्थान पर थे। मुंबई 65वें स्थान पर 2020 में 52वें स्थान पर था, तथा बेंगलुरु जो कि 71वें स्थान पर है 2020 में 68वें स्थान पर था। तथा दुनिया भर में जो यह 5 हवाई अड्डे हो उसके बारे में जान लेते हैं। पहला दोहा जो कि कतर में हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। टोक्यो सेकंड में हनेदा हवाई अड्डा। सिंगापुर थर्ड में इसको मिला है जगह। चंगी हवाई अड्डा। इंचएन जो कि दक्षिण कोरिया में है, इंचएन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तथा 5वां में भी टोक्यो का ही एक और हवाई अड्डा शामिल हुआ है जिसका नाम है नरिता अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब जान लेते हैं स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के बारे में। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड सूची का अनुपालन यूके स्थित स्काई ट्रैक्स द्वारा किया जाता है, जो एक परामर्श फर्म है जो एक एयरलाइन और हवाई अड्डे की समीक्षा और रैंकिंग साइट चलाती है, जिसमें 100 हवाई अड्डे हैं। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स को वैश्विक हवाई अड्डे के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में ग्राहकों द्वारा वोट दिया जाता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को। भारत के सबसे अच्छे शहर मध्य प्रदेश के इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले वाटर प्लस प्रमाणित शहर के रूप में घोषित होने की एक और उपलब्धि हासिल की है। स्वच्छ सर्वेक्षण पूरे शहरों और कस्बों में सफाई, स्वच्छता और स्वच्छता का वार्षिक सर्वेक्षण है। भारत के स्वच्छ भारत मिशन के रूप में यह लॉन्च किया गया। अब बात हुई है इंदौर मध्य प्रदेश के बारे में, तो हम लोग इस मध्य प्रदेश के बारे में उससे पहले हम लोग वाटर प्लस सिटी सर्टिफिकेट है क्या इसके बारे में जान लेते हैं। अपने प्रशासन के तहत नदियों और नालाओं में स्वच्छता बनाए रखने वाले शहर को वाटर प्लस सिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए प्रोटोकॉल टूलकिट के अनुसार एक शहर को वाटर प्लस के रूप में घोषित किया जा सकता है जब घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से सभी अपशिष्ट जल को छोड़ दिया जाता है और उपचारित अपशिष्ट जल को पर्यावरण में छोड़ने से पहले इस तरह के एक संतोषजनक स्तर पर इलाज किया जाता है। अब बात हुई है इंदौर यानी मध्य प्रदेश के बारे में, तो हम मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश यह है भारतीय मैप में एक लैंडलॉक्ड स्टेट मध्य प्रदेश, जहाँ की राजधानी है भोपाल। मंगूभाई छगन भाई पटेल यहाँ का न्यू राज्यपाल बने हैं, जो कि पिछले महीने में 8 जुलाई को बने थे। तथा यहाँ पर सीएम के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी पद पर हैं। तथा 29 लोकसभा सीटें, 11 राज्यसभा सीटें तथा 230 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर कई नेशनल पार्क जो कि बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जिसका नाम है पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क तथा संजय गांधी नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप का कैवें संस्करण के साथ फिर से वापसी करने के लिए तैयार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 130वें संस्करण। एशिया का सबसे पुराना और
दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 1 साल के अंतराल के बाद वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डुरंड कप का 130वां संस्करण 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच कोलकाता और उसके आसपास आयोजित होने वाला है। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले सीजन में प्रतियोगिता यह रद्द कर दी गई थी, लेकिन इस वर्ष यह प्रतियोगिता सितंबर से लेकर अक्टूबर में आयोजित होने वाली है। तो यह एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप है। इसका 130वां संस्करण होने वाला है, यानी होने के लिए रेडी है, करने के लिए रेडी है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जुलाई के लिए पुरुष वर्ग में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि शकीब अल हसन को। बांग्लादेश के हरफन मौला खिलाड़ी शकीब अल हसन तथा वेस्ट इंडीज के एक और कप्तान जिनका नाम है स्टेफानी टेलर, यहाँ इमेज में स्टेफानी टेलर को जुलाई के लिए क्रमशः पुरुष यह महिला के में तो महिला वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। हमने पुरुष की बात की थी, तो इसका सही आंसर है शकीब अल हसन। यह है शकीब अल हसन जी जो कि बांग्लादेश के हैं, तथा महिला वर्ग में स्टेफानी टेलर जी को प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। साकिब को वेस्ट इंडीज के हेडन वॉल्स जूनियर और ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श के साथ नामांकित किया गया था। अब इन दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्टेफानी टेलर की भी बात हुई, तो यहाँ पर हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। पहले साकिब अल हसन के बारे में जान लेते हैं। खेल के तीनों प्रारूपों में साकिब के योगदान ने बांग्लादेश को पिछले महीने जिम्बाब्वे के खिलाफ श्रृंखला जीतने में मदद की है। उन्होंने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे पर बांग्लादेश के 3 विकेट से जीत में नबाद 96 रन बनाए थे। T20 में हसन ने 7 की इकोनॉमिक रेट के 3 विकेट लिए, जिससे उनके देश को जिम्बाब्वे के खिलाफ श्रृंखला जीत मिली है। वह नवीनतम आईसीसी पुरुष के T20 रैंकिंग में शीर्ष ऑलराउंडर भी हैं। अब बात हुई है स्टेफानी टेलर के बारे में जान लेते हैं। टेलर पाकिस्तान के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला में वेस्ट इंडीज के लिए असाधारण प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी थी। उन्हें टीम के साथ हेली मैथ्यूज और पाकिस्तान की फातिमा साना के साथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन श्रृंखला में उनके हरफन मौला प्रदर्शन ने उन्हें सबसे अधिक वोटों का दावा करने में मदद की है। तब जान लिए हम लोग इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में, साकिब अल हसन जो कि बांग्लादेशी है तथा स्टेफानी टेलर जी जो कि महिला मंथ ऑफ द ईयर जुलाई का चुना गया है आईसीसी के द्वारा, जो कि वेस्ट इंडीज की है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में कम होकर कितना प्रतिशत पर आ गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 5.59%। मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में नरमी के कारण जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति यानी रिटेल इन्फ्लेशन कम होकर 5.59% पर आ गई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति जून में 6.26% और जुलाई 2020 में 6.73% थी। खाद्य टोकरी यानी फूड बास्केट में मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 3.96% हो गई, जो पिछले महीने में 5.15% थी। इस महीने की शुरुआत में आरबीआई ने 2020-21 के दौरान सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति को 5.7% पर, दूसरी तिमाही में 5.9% और तीसरी तिमाही में 5.3% और वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 5.8% जोखिम के साथ व्यापक रूप से संतुलित किया था। तो यह ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन घटकर यानी कम होकर 5.59% पर आ गई है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की टीम को इनोवेशन कॉर्प्स टीम्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है यानी कि भारतीय टीम को। भारतीय टीम ने जीता यूएस इनोवेशन अवार्ड। सॉफ्टवर्दी को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिष्ठित नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स टीम्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सॉफ्टवर्दी की पुरस्कार विजेता परियोजना स्टोकेस्टिक मॉडलिंग, डिजाइन, सिमुलेशन और प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड जैसे उपकरणों, इलेक्ट्रिक उपकरणों के संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए अत्याधुनिक कंप्यूटेबल यानी कंप्यूटेशनल विधियों को विकसित करने पर केंद्रित है। अब बात हुई है यूएस इनोवेशन यानी यूएस द्वारा यह प्राइज दिया गया है, तो यूएसए के बारे में जान लेते हैं। यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यहाँ का करेंसी है यूएस डॉलर तथा
यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। यहाँ की वर्तमान में अभी प्रेसिडेंट है जो बिडेन जी, तथा यह है वर्ल्ड मैप में यूएस देश यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इतना बात हम लोग यूएस के बारे में जान लिया। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के आरडीआईएफ ने फाइजर और स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को संयुक्त रूप से परीक्षण करने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि रूस। हाल ही में आरडीआईएफ प्रपोज किया है कि फाइजर तथा स्पुतनिक लाइट को दोनों को एक साथ करके ज्वाइन करने का ट्रायल करने के बारे में ऐसा प्रपोजल रखा है। अब बात हुई है रसिया के बारे में, तो हम लोग रसिया के बारे में भी जान लेते हैं। द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ रसिया इज व्लादिमीर पुतिन, यानी कि अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है रसिया का व्लादिमीर पुतिन जी। द कैपिटल ऑफ रसिया इज मॉस्को, रसिया की राजधानी मॉस्को है। तथा एंड द करेंसी यूज इन द रसियन रूबल, यानी करेंसी यहाँ पर रसियन रूबल यूज किया जाता है। यह है रसिया देश, विश्व में रसिया जो कि यूरोप तथा एशिया दोनों में पड़ने वाला एक देश है। इसका कुछ भाग यूरोप में पड़ता है तथा अधिकतर भाग इसका एशिया में पड़ता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यानी कि दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड। हाल ही में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन साइन किया है यानी हस्ताक्षर किया है एमओयू पर इंटरनेशनल बैकलॉरेट के लिए। इस न्यूज को आप ध्यान में रखिएगा। यह 11 अगस्त को हस्ताक्षर किया गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वतंत्रता दिवस 2021 समारोह के लिए वेबसाइट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है यानी कि केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2021 समारोह के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। यह न्यूज इंडिपेंडेंस डे 2021 गवर्नमेंट लॉन्चेज ऑफिशियल वेबसाइट फॉर 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, यानी कि सरकार ने 75वें इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है। द वेबसाइट फॉर इंडिपेंडेंस डे 2021 सेलिब्रेशन विल सर्व एज द प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सेलिब्रेट इंडिया 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि यह वेबसाइट भारत भर के पूरे जनताओं को, पूरे भारतीयों को इंडिपेंडेंस डे जो कि 75वीं इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, कल के दिन मनाया जाएगा, तो 75वें इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे भारत को जोड़ने का प्रयास है। यह एक इसका वेबसाइट है indianidc 2021.mod.gov.in/. इस वेबसाइट पर जाकर आप जुड़ सकते हैं, मतलब यहाँ के सेलिब्रेशन में भाग ले सकते हैं। एज पर द गवर्नमेंट रिलीज द वेबसाइट वाज लॉन्च ऑन 3 अगस्त 2021। यह 3 अगस्त को ही डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार द्वारा यह लॉन्च किया गया था। टू मार्क द अपकमिंग इंडिपेंडेंस डे 2021 सेलिब्रेशन, जो कि आने वाले इंडिपेंडेंस डे 2021 है यानी 15 अगस्त को, उसके मतलब इस सेलिब्रेशन को जश्न मनाने के लिए तथा इनसे जुड़कर रहने के लिए यह अजय कुमार द्वारा, डिफेंस सेक्रेटरी जो कि है, इनके द्वारा 3 अगस्त को ही लॉन्च कर दिया गया था। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की पहचान के लिए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है यानी कि केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को पहचान के लिए संशोधित नियमों की अधिसूचित किया है। यह है न्यूज जिसमें बताया गया है कि हाल ही में सेंटर नोटिफाई किया है, अमेंड किया है रूल में सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स में। तो यह न्यूज जान लिया हम लोग कि एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की पहचान के लिए संशोधित नियमों में केंद्र सरकार ने अधिसूचित जारी किया है अभी हाल ही में, यानी अमेंड यानी सुधार करने के लिए नोटिफाई किया है। अब चलते हैं आज के अगले और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत में वैश्विक डेल्फिक आंदोलन के विकास की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय समिति की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यानी कि भारतीय डेल्फिक परिषद। यह लेटेस्ट न्यूज जिसमें बताया गया कि इंडियन डेल्फिक काउंसिल अनाउंसेज ए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी टू ओवरसी द ग्रोथ ऑफ ग्लोबल डेल्फिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन डेल्फिक काउंसिल ने अनाउंस किया है एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का, जो कि पूर्ण रूप से ध्यान रखेगी
ग्रोथ पर ग्लोबल डेल्फिक मूवमेंट ऑफ इन इंडिया में, यानी भारत में ग्लोबल डेल्फिक मूवमेंट पर नजर रखेगी, इसका विकास कैसे हो रहा है। यह एक नए कॉरपोरेशन कमेटी के द्वारा, जिसका नाम है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कि इंडियन डेल्फिक काउंसिल के द्वारा यह लॉन्च किया गया है तथा अनाउंस किया गया है। तो अब इतना बात हम लोग आज के प्रश्न की ओर जान लिए, यानी आज के 15 प्रश्न के बारे में हम लोग आज पढ़ लिए। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, किस राज्य ने आईटी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने आईटी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है। राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा हाल ही में राजीव गांधी पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद के नाम पर यह पुरस्कार रख दिया गया है। मेजर ध्यानचंद के नाम पर यह पुरस्कार रखा गया है। तो जान लेते हैं इस पुरस्कार के अंतर्गत क्या दिया जाता है। तो इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि राजीव गांधी पुरस्कार का नाम जो चेंज करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम पर रख दिया, मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। तो इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 पर किस राज्य को 7 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अच्छी तरह से देंगे तथा कल का जवाब भी आप अच्छी तरह से पूर्ण रूप से सभी लोग दिए होंगे। यदि तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स में एक सीरियल वाइज से लिखा करें, ताकि सीरियल वाइज से लिखने से आपको डेज को पूरे ध्यान में रह जाए तथा आप कभी भूल ना पाए। इसी प्रकार पूरे वर्ष का आपको डेज एक पूरी तरह से एक सीरियल वाइज ध्यान में रहे तथा आप कभी भी किसी एग्जाम में जाएं तो आपको आंसर में गलती ना हो, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 डेज के बारे में जरूर ही पूछ लिया जाता है। 2 नहीं तो 1 जरूर ही पूछ लिया जाता है। तो आप डेज को सीरियल वाइज से रोज लिखा कीजिए ताकि आप कभी भूल ना पाए। चलिए तो दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक तथा पूरे सोशल मीडिया का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़े को सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।